नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। देश में बहुत ही जल्द कोविड के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। संभवतः जनवरी के किसी भी सप्ताह में टीकाकरण देश में शुरू हो जाएगा। इस टीकाकरण से पहले लोगों को जानकारी के लिए हम इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहे हैं कि क्या कुछ खास चीज़ें हैं टीकाकरण को लेकर, किस तरीके से इसकी डोज दी जाएगी। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर के सिंह जी, लखनऊ की जाने माने चिकित्सक। आपका चर्चा में स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, वैक्सीनेशन लगाने का, उसका किस तरीके से लगाया जाए, इसका प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है लगातार। क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? और सबसे पहले जब ये वैक्सीन आएगी, चूंकि एक लंबे समय से पूरा देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि कब कोविड की वैक्सीन आए, कब लगे, कब इस बीमारी से राहत मिले, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस कार्यक्रम में आपके पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको जितना भी सिंपल साधारण तरीके से समझाया जा सके, जिससे जो साइंस के विद्यार्थी नहीं है, डॉक्टर नहीं, वो भी समझे। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो वायरस है उसकी बहुत छोटी डोज में उसी तरह की लक्षणों उसको उत्पन्न करके तैयार किया जाता है, जिससे शरीर में उसको देने के बाद शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो उसको कहते हैं एंटीजन। तो वायरस या बैक्टीरिया वो आता है और उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है एंटीबॉडीज की। तो वो कई बार शरीर में होती है और कई वायरस उनकी नहीं होती है। तो उनको जब थोड़े बहुत एंटीजन दिए जाते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, जिससे जब वायरस शुरू में आता है तो उनकी संख्या कम होती है। तो जब वो कम संख्या में रहते हैं तो जो मौजूदा एंटीबॉडीज हैं उन वायरसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती हैं, उनको बढ़ने नहीं देती, खत्म कर देती हैं। ये वैक्सीनेशन का मूल वो है। क्योंकि ये वायरस एकदम से आया और वायरस की वैक्सीन बनने में बहुत समय लगता है। उसका पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो जानवरों पे होता है, फिर बहुत छोटे छोटे संख्या में किया जाता है, फिर उसकी डोज निकाली जाती है, फिर उसके बाद देखा जाता है उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, फिर वॉलंटियर्स पे खतरा उठाकर उनका ट्रायल होता है, फिर वो संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अब ये स्टेज 3 के में आ चुका है, जब बहुत बड़े संख्या में लोगों पर ट्रायल चल रहा है और ऐसा लगता है कि हम लोग सफल हो चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि हम वैक्सीनेशन देते हैं और स्टेज 4 में उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट्स सबको हम लोग आकलन करते रहते हैं लगातार। अब वैक्सीन कभी भी आ सकती है, कई देशों में लगना शुरू भी हो गई है। तो इसके दो चीजें कि वैक्सीन दी किसको जाए। देखिए, हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है, तो एक दिन में तो वैक्सीन लग नहीं सकती। मैंने आपको बताया ये ऐसी भी चीज नहीं जो मशीन से बनती हो, इसमें वायरस को इनोकुलेट करेंगे, बनाएंगे, वैक्सीन बनेगी। तो इसकी संख्या भी धीरे धीरे करके आएगी और 130 करोड़ में एक साथ तो नहीं लग सकती। तो ये कैसे लगे? अब लगने की स्थिति पहली चीज कि ये जहां बनी वहां से हम इसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, इसको लाएंगे, इसको कोल्ड चेन में लाना है। तो अब जहां से लाएंगे एक एक करके तो लाएंगे नहीं, लाखों में, 10 लाख में, 15 लाख में, जिस तरह से मिलेगा हम लाएंगे। उसके बाद कोल्ड चेन्स में इसको रखेंगे जहां से हम एक जगह पे, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में। उसके बाद इसको गांव तक पहुंचाना है, तो वो कोल्ड चेन पूरी मेंटेन करनी होगी और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और है। हमारे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये काफी लाभकारी साबित होगा टीकाकरण को लेकर। हमारे देश में बहुत सी बीमारियों का टीकाकरण होता रहा है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जनता में पैनिक की स्थिति है। तो एक ये भी देखना कि मान लो एक जिला अस्पताल पे 100, 200, 500 की वैक्सीन पहुंचे, तो ऐसा ना हो कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, लोग उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे कि मुझे पहले लगाओ। तो और साधन भी ये लाइव वैक्सीन है, तो वो है। और हिंदुस्तान को एक एडवांटेज रहेगा कि बहुत बड़ा देश होते हुए भी बहुत हम लोग करते रहे, लेकिन कोई वैक्सीनेशन इतने कम अंतराल में नहीं आई। ये बड़ी बात है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की जीत है, दुनिया के वैज्ञानिकों की जीत है कि वैक्सीन इतनी जल्दी आ गई। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर वेद प्रकाश KGMU से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होने जा रहा है, अपने देश में शुरुआत होगी, अन्य देशों में अभी कुछ देशों में चालू हो गया है। किस तरीके से देखते हैं आप, कितना बड़ा है ये टीकाकरण और इसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं, वृहद तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो अभी बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी
डॉक्टर साहब ने जिस तरह से विषय रखा है कि ये एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे, उनमें टीकाकरण का एक चरणबद्ध तरीके से इसका जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सबसे पहले जो टीकाकरण है वो हेल्थ केयर वर्कर्स या ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं उन लोगों को, और ये इसके बाद एल्डरली लोगों को आएगा। देखिए, ये वर्ष जो 2020 रहा है ये तो एक तरह से कोरोना के नाम ही रहा, और अगला मुझे लगता है कि 2021 जो है 2021 ये इसके टीकाकरण के नाम रहेगा। और इसकी जो व्यापक तैयारियां हैं उसमें भारत सरकार, राज्य की सरकारें लगातार इस पे काम हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम जो बहुत तेज़ी से मैं कह सकता हूं कि कोविड के समय में हुआ, इसी तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, कोल्ड चेन का जो मेंटेनेंस है वो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और गांव-गांव तक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वहां तक पहुंचाने के लिए इस पे लगातार इसकी जो संरचना है वो हो रही है जी। और मुझे लगता है कि पूरा जो 2021 है, जो मैंने कहा, ये वर्ष टीकाकरण के नाम होने वाला है। जी 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 बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं। कहाँ? कैश विड्रॉ करने, और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। डॉक्टर सिंह, जब वैक्सीनेशन होता है तो कुछ सावधानियां भी बरती जाती हैं। कोविड के वैक्सीन को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी? इसको क्या, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि एक जगह जब टीकाकरण के लिए जाएगा आदमी, व्यक्ति जाएगा, तो उसको आधे घंटे वहां पे रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्या कुछ है इसमें खास चीजें? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, मैं भी बताया कि भारत बहुत बड़ा देश है, कई जगहों पे सड़कों का अभाव, सब कुछ है, फिर भी मोटे तौर पे आप चलिए कि अगर 1 करोड़ वैक्सीन भी रोज लगे तो 130 दिन लगेंगे। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन लगातार है और देश का भी non-stop। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा। अब रह गई बात कि एक वैक्सीनेशन सेंटर पे मान लीजिए आप 500 लोगों को लाए। अभी जो प्रोटोकॉल मोटे तौर पे सामने आया है कि एक वैक्सीन पहले दिन पे लगेगी, मान लीजिए पहली तारीख को, और एक दूसरी डोज उसकी 28 दिन बाद लगेगी। उसके कुछ समय बाद ये वैक्सीन कारगर होगी, 14 दिन बाद संभवतः। अब मान लीजिए आपने 0 डे की वैक्सीन के लिए 1000 आदमियों को जुटाया, ये वैक्सीन कारगर होगी 1.5 महीने बाद, और वहां पे 1000 आए हुए लोगों में से 10 एसिम्प्टोमेटिक मरीज हों जिनको कोरोना पहले से चल रहा हो, तो वो तो उनसे वो पता नहीं कितने लोगों को उसी टाइम पे प्रभावित कर देंगे, और प्रभावित करने के बाद उनके पास लक्षण 2-4 दिन में आ जाएंगे। वैक्सीन का असर आने का समय भी नहीं मिलेगा उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो डिजीज को और फैलने का मौका मिल जाए, कि जैसे एकदम से 1500 लोग पड़ जाए। इसलिए सबको अलग अलग रखकर के क्लस्टर्स में नहीं आए, भीड़ न जुटे, सब लोग अलग अलग रहेंगे, जिससे कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है भी तो उसकी पहचान हो जाए और उसको दूर रखा जाए, कि उसी को सिम्टम्स है तो उसको दूर रखा जाए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज इसमें यह है कि सफलतापूर्वक जो चेन है वो बनी रहे। चेन बहुत लंबी है। आप ऐसे सोचिए कि अगर देवरिया या बलिया में कहीं से जाना है तो वैक्सीन पहले दिल्ली आएगी, दिल्ली से लखनऊ आएगी, लखनऊ से वहां जाएगी, और इसके जो बड़े फ्रीजर हैं उसमें टेम्परेचर बहुत कम पे भी रखा जाना है, कि -40 -20, तो वो बड़े बड़े फ्रीजर और सारी चीजों की बन रही है। कोरोना जब आया तो
हम लोगों को या पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जी इसमें क्या दिक्कतें आनी है, क्या चैलेंजेस है, नहीं पता था। जी। तो नेचुरली वी वर टेकन बाय सरप्राइज। तो जो सरप्राइज की दिक्कत आती है, धोखे की दिक्कत आती है, वो हुआ। लेकिन अब इस देश ने प्लानिंग की है और शायद टीकाकरण जैसा हम लोगों को अंदाज लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सबसे बृहद और सबसे कम समय में होने वाला टीकाकरण होगा। बिल्कुल। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद हमारी पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाएगा। उसके बाद जो बीमार व्यक्ति हैं या 60+ व्यक्ति हैं, उनको दिया जाएगा। तो आप किस तरीके से इस प्लानिंग को देखते हैं और प्लानिंग के दौरान जब टीकाकरण में क्या कुछ विशेष सावधानियां बरती जाएंगी, लोगों को भी जानकारी हो? कुछ लोगों को मानसिक तौर पे इतने दिन से ये संकट कोरोना का झेल रहे हैं, तो क्या किस तरीके के लोग होंगे जिनको वैक्सीनेशन किया जाएगा? क्या बीमार लोग वहाँ जा सकते हैं जिनको कोविड है, उनको पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी, उनको भी वैक्सीन तुरंत लगाई जाएगी? किस तरीके की क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी इसमें? देखिए, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, अभी आप देख रहे हैं कि लगातार चर्चाएं देश में हैं कि जो प्रभावित होने की संभावना थी कोविड से देश में, वो प्रभाव उतना नहीं हुआ और काफ़ी हद तक जो हमारी इम्यूनिटी के लेवल्स हैं वो हों, चाहे या फिर एक बेहतर प्रबंधन मान लें और जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको करके यहाँ तक लाए। तो हमें लगता है कि अब स्थितियाँ एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ को बढ़ रही हैं। जैसे कि लगभग जब 60% के आसपास का आंकड़ा हो जाता है कि जब इतने लोग रिकवर कर जाते हैं, तो बाकी लोगों में वो चैन आगे प्रोग्रेस नहीं करती है और चैन टूटती है संक्रमण की। तो ऐसे में एक तो ये भी एक टीकाकरण की तरह ही है। इसके साथ साथ ये भी देखने वाला है कि अभी जो हमारी वैक्सीन्स आ रही हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी और कितने समय तक वो एफिकेसी उसकी सस्टेनेबल रहने वाली है। इसकी कुछ जो अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें जो प्रभाव आए हैं, और जब ये सघन कार्यक्रम चलेगा तब भी इसके प्रभावों का भी आकलन होगा और इसकी इफेक्टिवनेस का भी आकलन होगा और इसकी फिर फर्दर स्टडीज भी सामने आएंगी। तो ये देखने वाली बात है कि पहले तो कितनी सेफ्टी की बात है, कितना सेफ है। जैसे कहा डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे एक तो हमें ये सारे मेजर्स लेने हैं जो कि किसी भी उसके लिए लिए जा रहे हैं, जब भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, या जो जनरल मेजर्स हैं, चाहे हैंड हाइजीन के मेजर्स हों या फिर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारे बातों को लगातार पूरी तरह अनुपालन के साथ बिना किसी भीड़ के इस कार्यक्रम को संचालित करना और फिर इसके जो इफेक्ट आने वाले हैं उनको स्टडी करने के साथ साथ। तो ये कार्यक्रम जब इस तरह से आगे बढ़ेगा चरणबद्ध तरीके से, आपने कहा कि डॉक्टर्स को दिया जाना है, फिर एल्डरली लोगों को दिया जाना है, हमारे जो सेना के लोग हैं फ्रंट पे उनको डॉक्टर सिंह से भी ये बात जानना चाहेंगे कि लोगों को समझाएं, हमारे दर्शकों को, कि जिनको पहले दिया जा रहा है उनको पहले देना क्यों जरूरी है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, डेफिसिट होता है, तो इंपॉर्टेंस देखी जाती है। डॉक्टर्स को इसलिए नहीं दी जाएगी कि वो कोई बहुत वैसी बात है। ये बीमारी में अब 2 स्तर पे होगा कि जिस व्यक्ति से ज्यादा लोगों को बीमारी फैल सकती है। मान लीजिए एक डॉक्टर ओपीडी में बैठा है और अगर उसको होगा तो उससे पता नहीं कितने लोगों को फैलेगा, बीमार लोगों को। दूसरी, अगर डॉक्टर को होगा तो जो कोरोना वॉरियर्स की संख्या है वो घटेगी। तो इसलिए एक ग्रुप है इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरा वो ग्रुप है जो बहुत लोगों के संपर्क में आता है, जो जैसे मान लीजिए आर्मी में है, बैरिक्स होती हैं, ट्रक्स में वो ट्रैवल करते हैं। अब आर्मी के जवान हमारे जहाज से तो ट्रैवल करने नहीं लगेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से, इतना साधन तो बनाने में टाइम लगेगा। अब उनको मूव करना है, मान लीजिए एक साइड से दूसरी पे ट्रक में ही जाना है, तो अगर किसी एक को भी होगा तो उससे बहुत लोगों को होगा। तो दूसरा ग्रुप वो है जो लोगों को बहुत लोगों के ग्रुप्स में जाने से रोका नहीं जा सकता। तीसरा, जो वनरेबल लोग हैं, जिनको होने की ज्यादा संभावना है। देखिए, जिनको हो चुका उनको तुरंत होने का वैक्सीन देने का थ्योरेटिकल मकसद खत्म हो जाता है। अब स्ट्रेन चेंज होगी, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा,
वो एक बहस का, एकेडमिक बहस का है। प्रैक्टिकली उसको देने का कोई लाभ नहीं देखा गया, जिसको हो गया उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो तीसरा वो ग्रुप है जैसे एल्डरलीज है। कौन सा वो तीसरा ग्रुप है जिनको होने की संभावना, जिनको होने के बाद मॉर्टेलिटी या जान जाने की संभावना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी को लंग में पहले निमोनिया हो चुका है, कोई ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज है, कोई 60-65 साल से ऊपर का है जिसकी इम्यूनिटी कम है। आप देख रहे हैं इसमें 2-3% लोग की जान जा रही है। इंडियन भारत में बहुत ज्यादा मृत्यु दर, लेकिन उसमें जो जाने जा रही हैं वो 60+ वालों की ज्यादा जो है तो कैजुअल्टी हो रही जिस है। भी ग्रुप की जाने ज्यादा जा रही है, बिल्कुल। अस्थमा के मरीजों की ज्यादा जा रही है, लंग डिजीज वालों की जा रही है, डायबिटीज वालों की जा रही है, 60 के ऊपर की जा रही है। पहले ऐसा माना जाता था कि बच्चों में भी इसका प्रभाव होगा, लेकिन बच्चों में ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रभाव नहीं आया। बिल्कुल। तो जिन लोगों को होने के बाद जान जाने का खतरा ज्यादा है, बिल्कुल। उनका है। तो 3 ग्रुप्स इसमें है। जो लोग दूसरों के संपर्क में जरूर आना है और ज्यादा लोगों को फैलने की संभावना है। बिल्कुल, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले उन्हीं का टीकाकरण किया जाएगा। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा एक और ब्रेक। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। डॉक्टर वेद, जब भी वैक्सीनेशन होता है देश में तरह तरह की कभी कभी भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वैक्सीनेशन कितना कारगर, कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर से वैसी बात ना आए, क्योंकि कितना ज़रूरी है ये। कोविड को पूरी दुनिया ने झेला, अब जब वैक्सीन आ गई है तो उसका अच्छी तरीके से टीकाकरण हो जाए। देखिए, जिस तरह की महामारी का दौर देखा है वो पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। और अब चाहे सोशल मीडिया की पहुंच या आपकी मीडिया की पहुंच घर घर गांव गांव तक है, तो ज़्यादातर लोग अब इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए जो पहले समस्याएं आई हैं, अफवाहों का एक दौर चालू हो जाता है, अफवाहें रही जब हैं, भी। बिल्कुल रही हैं, और वर्ग विशेष में, संप्रदाय विशेष में, धर्म विशेष में भी इस तरह की बातों को देखा गया है, लेकिन और रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोविड का एक वैक्सीनेशन का जो ये शुरुआत होने जा रही है, तो इसमें सब लोग, ज़्यादातर लोग अवेयर हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, और इसमें गांव-गांव और घर-घर तक मोबाइल और जो हमारे इंटरनेट के साधन हैं ये पहुंचे हैं, और सोशल मीडिया और मीडिया की रीच भी बढ़ी है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस तरह के जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आनी चाहिए। इस बार इस तरह का लग रहा है, लेकिन ज़रूर सेफ्टी, एफिकेसी, ये आने वाले समय में ऐसे विषय होंगे जिनको लोग देखेंगे भी, आप लोग भी उसको पहुंचाएंगे, और समय से ही सही बातें जनता के बीच में लगातार पहुंचेंगी। बिल्कुल। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा टीकाकरण होना है, पूरे देश में सभी को लगना है, लोगों को अभी भी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। डॉक्टर सिंह जी, ब्रिटेन में एक कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद एक बार दुनिया फिर से चिंतित हो गई, और देश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, प्रदेश में भी बढ़ा दी गई है। जो लोग यूके से या अन्य यूरोपियन कंट्री से आए हैं, 7 तारीख के बाद उनकी जांच, कहा गया है कि अपनी जांच करा लें। तो कितना लगता है कि क्योंकि एक वैक्सीनेशन अभी लंबा चलने वाला है, तो सतर्कता रखना कितना जरूरी होता है, देखिए, सावधानियां बरतना। वैक्सीनेशन जो है, जो मौजूदा स्वरूप है कोरोना का, उसके लिए है। आपने पिछला सवाल जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि भारत बड़ा देश है, और जब इस टाइप की चीज बहुत सालों बाद हुई, और जब इसके पहले महामारी आई तो वैक्सीन नहीं थी, तो किसी भी सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कुछ लोगों का वैक्सीनेशन कर दे, कुछ को छोड़ दे। तो वैक्सीनेशन तो अंतोगत्वा सबका करना पड़ेगा, लेकिन अब जो स्वरूप अगर चेंज हो जाएगा वायरस का, जिसको कहते हैं म्यूटेशन ऑफ स्ट्रेन, और अगर बड़े तौर पर चेंज हो जाएगा तो ये चिंता का विषय होगा। फिर रोकथाम का मुश्किल हो जाएगा, और रोकथाम की ही इंपॉर्टेंस रह जाएगी। तो ये जरूर समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो मौजूदा वायरस का स्वरूप है और जिसने अभी तक हमें तंग किया, और
और वो आगे तंग न कर पाए इसके लिए है। नया स्वरूप आएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ये वायरस नॉर्मल वायरस नहीं है, ये तय है। अब किसी ने जानबूझ के फैलाया नहीं फैलाया ये बहस का विषय है, लेकिन ये लेबोरेटरी में बना है, इसको आधी से ज्यादा दुनिया मानती है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, इसका क्या स्वरूप आगे होगा, कितने म्यूटेशन होंगे, कोई नहीं जानता। तो बचाव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वैक्सीनेशन। बचाव जितना महत्वपूर्ण पहले था उतना ही आज है और आगे भी रहेगा। वैक्सीनेशन लगना भी शुरू होगा तो एक लगेगा, फिर 28 दिन बाद लगेगा, फिर लगेगा 1.5 महीने 2 महीने बाद एफिकेसी आएगी। तो बचाव जितना जरूरी पहले था और इंग्लैंड में ये आने के बाद उससे ज्यादा और जरूरी हो गया। जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, वो इस मौजूदा स्वरूप से है। अगर कोई मेजर रूप से चेंज होके आ जाएगी तो ये हर्ड इम्यूनिटी फिर इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए बचाव जितना पहले जरूरी था उससे ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन के नाम पे जिसको लग भी जाए या जिसको हो उसको भी उतना ही जागरूक रहना। बिल्कुल। डॉक्टर वैद्य जी, आपसे भी इस बात पर हम जानेंगे कि कितना जरूरी है अभी भी हमको सावधान रहना। वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी एक समय लगता है, दूसरी वैक्सीन लगने के 15 दिन बाद तक एंटीबॉडी बनती है। तो ऐसे में सतर्कता ही हमारा बचाव है और बचाव हमको करना होगा। ब्रिटेन में जिस तरीके से नया वेरिएंट देखा गया है, आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी चिंता का विषय है ये? बिल्कुल ठीक कहा विकास जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जो अभी कहा कि जो मास्क है वही वैक्सीन है, अभी कहा कि जो दूरी है वही वैक्सीनेशन है। ये जो उपाय हैं इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपकी जो फैमिली है, अगर आप देखेंगे आरएनए वायरसेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये इनकी संख्या बहुत लंबी है। बड़ी संख्या में ये वायरस आज भी हैं और वो म्यूटेटेड स्ट्रेन्स भी हैं और हर वर्ष इसमें बदलाव भी आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही एक वल्नरेबल सिचुएशन है। मैं कहूँगा कि जब इस तरह के स्ट्रेन्स में लगातार बदलाव की बातें आती हैं। अभी भी जो मौजूदा स्ट्रेन जो चल रहा है, जिसकी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके भी कई वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा व्यापक बदलाव नहीं है। जो अभी जो एक वेरिएंट की बात हो रही है, जो ब्रिटेन में हुआ है, जो चिंताजनक एक स्थिति बनी है, वो अगर एक बड़े बदलाव के साथ सामने आता है तो फिर से ऐसी ही चुनौती सामने खड़ी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब दुनिया ने, हम लोगों ने ज़्यादा सीखा है। पिछली बार की जो अपेक्षा में हमारे लोग अब ज़्यादा जागरूक भी हैं और जो भी एयरबॉर्न डिजीजेज हैं इनकी रोकथाम के लिए एक लगातार जो एक बदलाव है जीवन शैली में, वो बड़े बदलाव की तरफ हमारे लोग हैं और वो सबको समझना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, किस तरीके से देखते हैं, हार्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, वैक्सीनेशन कितना हो जाएगा उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी देश में हो जाएगी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी एक दूसरा विषय है। हर्ड इम्यूनिटी ये माना जाता है कि एक समाज है, अगर एक देश है, उसमें इतने प्रतिशत लोगों को, 30-40% लोगों को हो जाएगा तो बहुत से उसके बाद होंगे कि एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है समाज में। तो ये माना जाता है कि तरह से वैक्सीनेशन ही हो गया। दूसरा, अब हर्ड इम्यूनिटी का रिप्लेसमेंट है या बचाव, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो अपने आप होती है। बिल्कुल। उसमें हमारा, आपका, सरकार का, डॉक्टर का, साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं है। वो तो फैलते फैलते होती है। जब हम नहीं कुछ उसमें ला पाते हैं, कर पाते हैं, तो माना ये जा रहा है वैज्ञानिकों का कि 60% तक वैक्सीनेशन अगर देश में हो जाएगा तो उसके बाद जो है कह रहे हैं हम लगभग अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। मानिए कि 1 करोड़ पॉजिटिव आ चुके हैं जो डिटेक्टेड है, तो इससे कई गुना होता है जो अनडिटेक्टेड केसेस होते हैं। तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर अगर 50-60% लोगों को हो जाएगा तो चेन ब्रेक हो जाती है। अगर जैसे कि ये जब स्टेज 3 स्टेज 4 में जाती है तो क्या होता है, एक चेन बन जाती है, एक आदमी से बहुत सारे लोग महामारी के रूप में फैल जाती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इम्यून है तो चेन नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना होगा, बेहद ही सावधानी के साथ अभी हमें रहना होगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया, आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप लोग सतर्क रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे और साबुन पानी से हाथ धुलते रहेंगे, ये बेहद ही जरूरी है आपके लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।